थे और ट्रेड पॉलिसी के अंदर हमने विदेशी निवेश देखा था। पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? अरे क्या होता है एफडीआई? किसी वास्तविक व्यवसायिक गतिविधि में निवेश किया जाता है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा होती है और निर्णय और प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जाता है। अगर हस्तक्षेप करते हैं तब उनको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई जो है दो प्रकार का हो सकता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है? बिल्कुल नया निवेश है तब तो बोलेंगे ग्रीनफील्ड, और कोई पहले से कोई काम चल रहा है और उसमें निवेश करेंगे तो बोलेंगे ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है और ब्राउनफील्ड एफडीआई होता है। और एफडीआई के कितने रूट्स होते हैं? दो रूट होते हैं। एक तो जो है वो बॉम्बे रूट होता है, या जिसको अपन जो है वो ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। ऑटोमेटिक रूट के अंदर तो पहले किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और आरबीआई को सिर्फ सूचना देनी पड़ती है, और इसलिए इसको बॉम्बे रूट भी कहते हैं। लगभग 90% एफडीआई इसी रूट से आती है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, और गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या होता है, तो इसमें पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और इसको दिल्ली रूट भी कहते हैं। और सेंसिटिव सेक्टर्स को इसमें रखा जाता है, या फिर ऐसे देश जिनसे भारत की भूमि सीमा लगती है, लैंड बॉर्डर जो है जिनसे अपन शेयर करते हैं, उनसे आने वाले निवेश को कहां रखा गया है? वो गवर्नमेंट रूट के अंदर रखा गया है। फिर इसके बाद में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वैसे भारत के अंदर एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आता है? सबसे ज्यादा आता है मॉरिशस से, दूसरा सिंगापुर से, फिर यूएसए और नीदरलैंड्स, और फिर देखें एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी 1994 के अंदर। पहले इसको दो कैटेगरी में बांटा हुआ था, क्यूएफआई और एफआईआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इनको फिर 2014 के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसका कैटेगरी का नाम रख दिया गया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और इसके अलावा इसमें पी नोट्स और होते हैं। पी नोट्स का मतलब क्या है? अगर कोई विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहता है लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहता, तो फिर वो पी नोट्स का प्रयोग कर सकता है। पी नोट्स एक प्रकार के ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते हैं, और फिर कुछ समय पहले काफी न्यूज में थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पी नोट्स के माध्यम से ब्लैक मनी या क्रिमिनल मनी इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है। फिर सेबी ने अपने नियमों को कठोर कर दिया जाके इसको रोका जा सके। फिर इसके बाद में इतना ही था। फिर उसके बाद में विदेश व्यापार नीति 2023। तो विदेश व्यापार नीति 2023 कौन से मंत्रालय ने जारी की? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। और क्या लक्ष्य रखा? 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर कर देंगे $2 ट्रिलियन। और इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला तो क्या है? इंसेंटिव टू रेमिशन, प्रोत्साहन से छूट, ठीक है। अब ये प्रोत्साहन से छूट क्या है? तो देखो पहले क्या होता था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती थी? कई प्रकार के प्रोत्साहन देती थी कि आप निर्यात बढ़ाओ, और जिन जिन का जो जितना ज्यादा निर्यात करेगा सरकार उनको उतना ज्यादा प्रोत्साहन देगी, मतलब उतनी ज्यादा जो है वो आपको सब्सिडीज वगैरह देगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। तो निर्यात पहले बढ़ाओ, और निर्यात बढ़ाओगे तो फिर सरकार आपको देगी कुछ और प्रोत्साहन जो है वो देगी। तो लेकिन लोगों ने कहा कि साहब ये तो जो है थोड़ा गड़बड़ है, कि इसके अंदर तो जो है वो ऐसा हो रहा है कि अपन पहले तो कह रहे हैं कि निर्यात बढ़ाओ और फिर सरकार प्रोत्साहन देगी। तो अब एक बार निर्यात बढ़ा देगा उसके बाद तो उसको प्रोत्साहन की जरूरत ही नहीं है। उसको वास्तव में प्रोत्साहन की जरूरत तो कब है? जब तक निर्यात नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है सरकार क्या करे, तो प्रोत्साहन देने की बजाय सरकार को क्या करना चाहिए? छूट देनी चाहिए।
तो टैक्स वगैरह के अंदर सरकार दे छूट। तो सरकार ने कुछ योजनाएं जो है वो चलाई, जिन योजनाओं के माध्यम से जो भी निर्यातक होते हैं निर्यातकों को क्या देते हैं, छूट दिया करते हैं। अब इसके अंदर जो है 3 इंपॉर्टेंट स्कीम इसके अंदर होती है। निर्यातकों को छूट देने वाली कितनी स्कीम है, 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है होती है। जैसे अगर कोई निर्यातक है, मान लो आपने कोई चीज बनाई, सपोज करो कि ये कोई बॉटल बनाई है, फिर ये पेन बनाया, और ये पेन अपन को करना है एक्सपोर्ट। अब ये पेन अगर बनाएंगे तो यहाँ का ये फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा कि यहां से अपन ने कोई कच्चा माल खरीदा, कुछ और चीज खरीदी, तो इसके ऊपर अपन दे रहे हैं टैक्स। जो भी चीज खरीदेंगे उस पर क्या देंगे, टैक्स। लेकिन अगर मैंने ये जो चीज बनाई इसको यहां से बनाने के बाद में कर दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैंने ये जो भी टैक्स चुकाया था ये मुझे वापस मिल जाएगा। ये मुझे क्या मिलेगा, ये टैक्स वापस मिल जाएगा। और इसके लिए एक योजना है, उस योजना को कहते हैं RODTEP। RODTEP क्या होता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो अगर कोई निर्यात प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका क्या कर दिया अपन ने, निर्यात किया, और इस निर्यात करने के लिए हमने जो भी टैक्स वगैरह दे वो अपन को क्या मिल जाएंगे, वो वापस मिल जाएंगे। वापस मिल जाएंगे तो आपको छूट मिल गई एक तरीके से। पहले वो टैक्स दे रहे थे, और अगर मान लो निर्यात नहीं किए, ये पेन बनाया और ये जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया, इसको देश के अंदर ही बेच दिया, देश के अंदर बेचोगे तो फिर छूट नहीं मिलेगी। छूट कब मिलेगी, सिर्फ अगर आप एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट कर दोगे तब तो आपको ये जो टैक्स वगैरह दिए वो सब आपको सरकार वापस दे देगी। लेकिन अगर आपने देश के अंदर ही बेच दिया तो फिर आप वो छूट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करोगे तो इसमें पहली स्कीम कौन सी है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। रेमिशन का मतलब छूट, और छूट किस चीज की, ड्यूटीज। ड्यूटी या टैक्स मतलब जो भी आपने, या एक्साइज ड्यूटी होगी या कुछ ऐसा जो आपने टैक्स पे किया होगा, या फिर कोई दूसरा टैक्स आपने पे किया, और किस चीज के ऊपर, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, निर्यात का उत्पाद। तो निर्यात के जो उत्पाद होते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर अगर देश के अंदर किसी प्रकार का कोई टैक्स दिया गया है तो वो टैक्स जो है निर्यातकों को वापस मिल जाता है। कौन से स्कीम के तहत मिलता है, RODTEP के तहत। ठीक है। दूसरा फिर क्या होता है, इसमें एक और योजना है, पहले तो करिए योजना लिखो, फिर दूसरी और 3 है बेसिकली योजनाएं। और ये मशीन आपके देश में मिलती नहीं है। मशीन कहाँ मिलती है, बाहर, विदेश से। तो विदेश से, जापान से, जर्मनी से, वहां से अपन लाए कोई मशीनें लाए। ये जो मशीनें होती है, इन मशीनों को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या नाम देते हैं इनको, कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तु। तो कैपिटल गुड्स आपने क्या किया है, इंपोर्ट किया। कहां से इंपोर्ट किया, किसी दूसरे देश से। और क्यों इंपोर्ट किया है, इसलिए इंपोर्ट किया ताकि यहां कोई ना कोई सामान बनाया जा सके, और जो भी सामान बनाएंगे उस सामान को क्या करेंगे, वापस कर देंगे एक्सपोर्ट। तो पहले तो आपने एक मशीन लाए, मशीन लाकर आपने अपनी फैक्ट्री में लगाई, और फिर उस मशीन से कई कई प्रकार के सामान बनाए, और वो सामान फिर आपने दूसरे देशों में क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। तो अब एक और योजना है जिस योजना को बोलते हैं EPCG। EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब इस योजना में क्या होता है कि देखो, जैसे अपन ये कैपिटल गुड, ये मशीनरी आयात कर रहे हैं, तो आयात करेंगे, देश के अंदर आएगा, तो यहां पर कोई टैक्स लगेगा क्या इसके ऊपर, आयात पर कौन सा टैक्स लगता है, IGST लगता है। और कौन सा टैक्स लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी तो लगती है, आयात निर्यातों पर लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो अपन को बेसिक कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, और IGST भी देना पड़ेगा। तो ये सब देना पड़ेगा। अब क्या है कि क्योंकि आप ये वस्तु क्यों लाए हो, ये मशीन इसलिए लाए हो ताकि आप इससे कर सको एक्सपोर्ट। तो आप अगर इससे एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो भी इनपुट पर आपने जो टैक्स दिए, या फिर इसको आयात पे जो भी टैक्स दिए थे, वो टैक्स आपको वापस मिल जाते हैं, या फिर उसमें छूट जो है, छूट आपको मिल जाती है। एक बार तो आपने दे दिए टैक्स, लेकिन फिर क्या करोगे, फिर आपने सामान बनाया, और सामान बनाकर फिर कर रहे हो उसका एक्सपोर्ट। और जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपको ये जो भी आपने टैक्स चुकाया था वो टैक्स आपको वापस मिलता रहेगा। किस आधार पर मिलेगा, कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, कि वहां पर आपने वो सामान लाए, वो जो मशीन लाए हो, उस मशीन का यूज किसके लिए होना चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने के लिए मशीन का यूज करो, इसके लिए फिर ये जो भी इसके ऊपर टैक्स दिए गए वो टैक्स आपको वापस मिल जाते हैं। ये कौन सी योजना के तहत होता है, EPCG के तहत, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की। देखो 6 गुना जितना आपने छूट लिया, अगर आपने 1 करोड़ का छूट ली है, 1 करोड़ की छूट ली है, तो साहब आपको कितने का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, 6 करोड़ का एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो आपको, वो आप उस स्कीम के तहत एलिजिबल हो।
ठीक है, तो जितना आप छूट लेते हो उसका 6 गुना 6 टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये आपके ऊपर एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन है या निर्यात का उत्तरदायित्व है कि आपको इतना तो निर्यात करना ही पड़ेगा। निर्यात उत्तर को छूट का 6 गुना निर्यात करना होगा। कितने टाइम पीरियड में, अगले 6 साल में। 6 साल के अंदर करना है आपको, ऐसा नहीं एक ही साल के अंदर करना हो, 6 साल में आप जो है वो एक्सपोर्ट करते जाओ। और एक्सपोर्ट कितना कर दिया आपने, 6 गुना एक्सपोर्ट कर दिया, तो हाँ इसका मतलब आपने जो क्लेम किया बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके मशीन तो एक बार ही लाओगे, एक बार मशीन लाए, मशीन लाके तो फैक्ट्री में लगा दी। अब सामान बनाने के लिए चाहिए होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब ये कच्चा माल देश के अंदर से भी आ सकता है और देश के बाहर से भी। देश के अंदर से आएगा तो छूट किसके तहत मिल जाएगी, इस वाली योजना के तहत मिल जाएगा। लेकिन अगर कच्चा माल देश के बाहर से ला रहे हो तो कच्चा माल अगर देश के बाहर से लाओगे तो यहां पर इंपोर्ट पर टैक्स देना पड़ेगा, और ये जो टैक्स है ये भी वापस मिल जाता है। कच्चा माल जो होता है उस कच्चे माल पर भी अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। और इसके लिए एक योजना है, उसको बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। कौन सी स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत क्या करते हैं कि अगर कोई निर्यातक अपने उत्पाद के लिए कच्चा माल बाहर से आयात करता है तो उस कच्चे माल पर जो भी आयात शुल्क दिया जाता है वो आयात शुल्क उसको वापस मिल जाता है, या उस आयात शुल्क पर उसको छूट मिल जाती है। तो इस तरीके से सब तरीके की छूट सरकार दे रही है कि आप तो एक्सपोर्ट करो, देश के अंदर से कोई सामान खरीदोगे उसमें हम आपको छूट दे देंगे, देश के बाहर से मशीन लाओगे तो उसमें हम टैक्स में छूट दे देंगे, देश के बाहर से आप जो है वो कोई कच्चा माल लाओगे तो उसमें हम आपको छूट दे देंगे, बस आप तो क्या करो, एक्सपोर्ट करो। तो इसका मतलब एक्सपोर्टर्स जो है, एक्सपोर्टर्स को हर प्रकार की दी हुई है छूट। तो पहले तो होता था प्रोत्साहन, और अब क्या हो रहा है, छूट पर ज्यादा जोर दिया हुआ है कि हम सरकार को जो भी टैक्स दे रहे हो वो टैक्स में आपको सरकार वापस जो है वो टैक्स वापस दे देगी। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें एक्सपोर्ट्स करने पड़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो व्यवसाय की सुगमता। दूसरा लिखो व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें सरकार ने कहा कि भाई जो भी निर्यातक है उन निर्यातकों को क्या करना पड़ता है, उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उनका एक आइस गेट नाम का एक पोर्टल होता है, उसके ऊपर आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा, भाई आप देश से बाहर सामान बेचते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको अपना पहले करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो अब ये कहा है कि भाई जो भी निर्यातक है उनका पंजीकरण वगैरह सब कैसा होगा, ये ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा। मतलब आपको किसी ऑफिस में जाकर और ऐसे कागज वागज जमा कराने की जरूरत नहीं है, सारा काम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो काम कैसा हो गया, आसान हो गया। भाई घर बैठे ही आपको अगर ऐसा लगे कि यार अपन को कोई चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, भाई एक्सपोर्ट करना जो है वो जैसे मान लो आप ढूंढो, बहुत सिंपल तरीका है आजकल। लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई विदेशों के अंदर किस किस चीज की डिमांड है, कि भाई अमेरिका के अंदर जो है वो अमेजन है, तो अमेरिका के अमेजन के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ई कॉमर्स पे देख लो कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है बिक रहे हैं, ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं। फिर ये प्रोडक्ट क्या इंडिया के अंदर मिलते हैं क्या, हाँ ये इंडिया के अंदर मिलते हैं, ऐसा प्रोडक्ट इंडिया मिलते हैं, अमेरिका में उसकी डिमांड है या किसी दूसरे देश में डिमांड है, तो क्या करेंगे, यहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और अमेरिका वो बेच देंगे, वो भेज देंगे। और आजकल बीच के अंदर जो है वो शिपिंग की भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि क्या करती है, आपके लिए शिपिंग वगैरह करने का काम भी कर देती है। आपको तो सिर्फ जो है वो अमेरिका के अंदर जो अमेजन या फिर ये जो ईबे वगैरह है उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है कि भाई वहां पर वो दिख जाए, और दिखेगा तो अमेरिका के अंदर कोई लोग होंगे वो उसको ऑनलाइन खरीदेंगे, और आप यहाँ से ऑनलाइन उसको क्या करोगे, बेचोगे, भेजोगे बाहर। भाई वहां से उन्होंने ऑर्डर किया है और ऑर्डर को आप यहाँ से भेज रहे हो। तो इसके लिए पर करना क्या पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सपोर्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होगा तो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। घर पे बैठे बैठे आदमी जो है वो क्या कर सकता है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है। तो इस तरीके से काम जो है, काम बड़े आसानी से चल जाते हैं। तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करना क्या कर दिया, आसान कर दिया। ऐसे ही जो है वो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं एक्सपोर्ट की, जो भी प्रोसेस होती है, एक्सपोर्ट में क्या होता है, अपन जब सामान भेजते हैं तो पहले बंदरगाह के ऊपर पोर्ट पर जाएगा सामान, तो पोर्ट के ऊपर क्या होता है, उसका एक कस्टम का इंस्पेक्शन होता है। पहले उसको चेक करते हैं कि भाई ये भेजने वाला कौन है, ये सामान क्या है, जिस देश में भेज रहे हो क्या उस देश के अंदर ये सामान अलाउड भी है या नहीं है। हर प्रकार की चीज अलाउड नहीं होती, तो अलग अलग देशों के क्या होते हैं, नियम होते हैं कि भाई आप बाहर से हमारे यहाँ देश में क्या ला सकते हो और क्या नहीं ला सकते हो। तो हर देश के अपने अपने नियम है। भाई वो देश है, कोई कचरा खाना तो है नहीं, मतलब कूड़ेदान तो है नहीं जो आपने कोई भी ऐसा लगा यार ये कोई काम की नहीं है, चलो उस देश में एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो देश जो है वहां पर आने देगा या नहीं आने देगा ये डिटरमाइन होगा उनके नियमों से। हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे बाहर का सामान आता है तो उसको चेक करते हैं कि ये सामान जो है वो हमारे नियमों के अनुसार है या नहीं है। तो बाद में वो रिजेक्ट करेंगे। इससे अच्छा क्या करो,
अपन जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हम यहां से, ये तो इंडिया है, उसकी जांच कर लो कि क्या ये जो प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं या भेज रहे हैं वो प्रोडक्ट वहां पर एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। तो इसकी जांच कहाँ की जाए, यहीं पर उसकी जांच हो जानी चाहिए। तो ये जो जांच की प्रक्रियाएं हैं तो इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस जो है उसको कर दिया जाएगा आसान। आसान मतलब ये जांच वगैरह बहुत जल्दी पूरी कर ली जाए, और जैसे अगर उनको लगे कि हाँ ठीक है ये सब चीजें सही है तो फटाफट उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई उसको पटक के रखा हुआ है कि भाई ये हाँ जांच करो भाई इसकी, तो कहेगा हाँ करेंगे। कौन करेगा, इंस्पेक्टर आएगा वो करेगा। कहाँ है इंस्पेक्टर, वो तो छुट्टी पर है। अरे छुट्टी पे है तो कब आएगा, वो पता नहीं है, वो जब आएगा तभी आएगा। और तब तक ये सामान पड़ा रहेगा यहाँ पर। हाँ तहत क्या करते हैं, इन प्रक्रियाओं को आसान करने का काम किया जाता है। देखो, अगर कोई निर्यातक है और उसने किसका लाभ लिया है, ईपीसीजी का, तो ईपीसीजी के लाभ लेने पर क्या होता है, इसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है कि आपने अगर लाभ लिया है तो जितने का लाभ लिया उसका 6 गुना क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई निर्यातक 6 गुना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो वैसे जनरली तो क्या होना चाहिए, उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें कहा कि हम एक बार माफी दे देंगे कि अगर कोई निर्यातक है और वो ईपीसीजी के तहत निर्यात के जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, कि वो 6 गुना उसको एक्सपोर्ट करना है और वो 6 गुना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, 6 साल हो भी गए और 6 साल में अभी तक जो है 6 गुना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसको एक बार वन टाइम के लिए क्या करेंगे, माफी दे देंगे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए एक बार के लिए वन टाइम के लिए उसको क्या दे दी जाएगी, माफी इसके तहत दी जाएगी। तो वन टाइम एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी इसके तहत दी जाएगी। देखो, व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा पिलर है उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान, फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करता है, निर्यातों में क्या क्या निर्यात करता है, पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करता है। तो कई सालों से पेट्रोलियम पदार्थ ही निर्यात कर रहा है भारत। अगर जो है वो ये लोहा और इस्पात, स्टील और ये कर रहा है तो कई सालों से वही कर रहा है। अगर दवाइयां कर रहा है तो कई सालों से दवाइयां कर रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर भी जिन प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर के जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कई सालों से चल रहा है वही एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे चावल है, तो चावल के अंदर जो है बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बासमती चावल के ऊपर ही लगे हुए हैं कि हम बस हम तो बासमती चावल ही एक्सपोर्ट करेंगे। या फिर जो है वो कोई फल वगैरह हो, फ्रूट्स वगैरह है, तो फ्रूट्स के भी कुछ वेराइटीज हैं, जैसे आम है तो आम को एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये वाली वेराइटी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो ये वही उसी वेराइटी को क्या करते, नयापन नहीं है। तो इस बार की इस ट्रेड पॉलिसी में कहा कि हमको जो है वो कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जो नई चीजें हैं, उभरते हुए क्षेत्र जिनके ऊपर अभी तक जो है लोग इतने ज्यादा काम नहीं कर रहे। जैसे बड़ा आता है ई कॉमर्स, किस पर ध्यान दो, ई कॉमर्स पर, कि ई कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट करो। तो जैसे आजकल तो बहुत आसान हो गया है, जो ये चैट जीपीटी होते हैं ना, इनसे लोग जो है क्या करते हैं कि इनसे पूछ लेते हैं कि भाई बताओ, रिसर्च करके बताओ कि अमेरिका के अंदर अमेजन के ऊपर बिकने वाले टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। अमेरिका के अमेजन पर बिकने वाले टॉप 10 प्रोडक्ट्स जिनको इंडिया से सप्लाई किया जा सके। ये क्वेरी आपने किसको दे दी, चैट जीपीटी को, वो आपको निकाल के दे देगा कि भाई ये 10 प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका के अंदर जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और इंडिया से इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। फिर उसी से को अमेरिका के अंदर अमेजन में लिस्ट कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फिर बता देगा ये करना पड़ता है, तो वो कर दिया। अमेरिका के अंदर वही प्रोडक्ट जो है आप कह दो भाई यहाँ ये बेचेंगे हम, और ये प्रोडक्ट देश से खरीद कर दूसरे देश में बेच देते हैं। मतलब प्रोडक्ट आपके यहाँ का है ही नहीं, प्रोडक्ट कहाँ का है, किसी दूसरे देश का है। विदेश में कोई प्रोडक्ट मिलता है, मान लो अफ्रीका के अंदर कोई सामान मिलता है, अब होता है अफ्रीका के अंदर जो है वो कई सारे फल ऐसे हैं जो इंडिया में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, और वो अफ्रीका में उसका इतना ज्यादा जो है महत्व भी नहीं है। तो वो क्या करो, वहां से खरीदो, अफ्रीका से प्रोक्योरमेंट करो, और जिस देश में उसकी डिमांड हो उस देश में बेच दो। और ये काम किससे करना है, ई कॉमर्स। सारा काम जो है वो आपको ई कॉमर्स के माध्यम से करना है। तो ई कॉमर्स एक तरीके से देखा जाए तो क्या, एक कैसा है, ये उभरता हुआ क्षेत्र, तो उभरते हुए क्षेत्र के अंदर इसको रखा जाता है। इसी तरीके से कई प्रकार के केमिकल्स वगैरह भी होते हैं जिनको अपन बेच सकते हैं, जिस इसको कहते हैं स्कॉमेट, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वगैरह।
तो इन चीजों को भी क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सामने मिलिट्री यूज भी हो, ऐसी चीजें जिसका यूज कैसा है, सिविलियन भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री यूज भी उसका किया जा सकता है। जैसे जैसे होता है नाइट विजन कैमरा, कौन सा कैमरेज है, नाइट विजन कैमरा। अब नाइट विजन कैमरे का प्रयोग कौन कर सकता है, भाई मिलिट्री में भी कर सकते हो। आपको सेना के अंदर भी जो है वो रात को कहीं पर जाना है यार, देखना है कि भाई इधर से जो है कोई घुसपैठी तो नहीं आ रहे, तो अब रात को दिखता नहीं है वैसे तो क्या करो, वो नाइट विजन कैमरे पहनो, और नाइट विजन कैमरे पहनोगे तो आपको दिखाई दे देगा कि कहाँ कहाँ से क्या मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो थर्मल इमेजेस पर काम करता है। तो थर्मल इमेजेस से आपको पता लग जाएगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसी तरीके से अब ये तो कौन यूज कर रहा है, जो मिलिट्री में यूज हो रहा है। सिविलियन यूज कैसे होगा, अगर कोई व्यक्ति जो है मान लो ट्रैकिंग वगैरह पे जाता है, एडवेंचर की जो है कोई ट्रैकिंग पर टूरिज्म की, उसके लिए आप जाते हो, तो उसके लिए आप जो है मान लो कोई जंगल के अंदर टूरिज्म करने गया है, तो उसके लिए उसके क्या चाहिए, नाइट विजन कैमरास। और है अगर अपने यहाँ पर फेमस है तो इसका मतलब दूसरे देशों में भी फेमस हो सकती है, तो उस चीज को क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो हर जिले का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उत्पाद जो है वो फेमस होको और उसको जो है क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जिलों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से तैयार करो, एक्सपोर्ट हब के रूप में तैयार करो कि भाई ये जिला जो है वो किसके लिए क्या करता है, एक्सपोर्ट करने के लिए ही ये जिला जाना जाता है, कि भाई इस जिले से सभी चीजें जो है क्या होती है, एक्सपोर्ट। कब कुछ जिलों से बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट है, जैसे आम है तो रत्नागिरी है, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी, रत्नागिरी। वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है नहीं जो दूसरे देश में एक्सेप्ट हो, उसके अंदर क्या दूसरे देशों में बहुत सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस है कि आपने जो है जैसे अगर कोई चीज एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बनाया है, उसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा डाला हुआ है, उसके अंदर केमिकल्स जो है ज्यादा डाले हुए हैं, तो ऐसी अगर कोई भी चीज उनको हानिकारक लग रही है तो वो दूसरे देश के अंदर, जैसे वो बंदरगाह पे आएगा ना, तो बंदरगाह से वो कहेंगे वापस ले जाओ इसको। अब आपने सामान वहां से वहां भेजा, फिर वो बंदरगाह से रिटर्न होकर आ गया, तो आपका तो लगे ना खर्चा, भाई वहां पर वहां ले जाने का, वापस आने का, बीच में टैक्स वगैरह वो सब लग गए, वो तो खर्चा हो गया, तो आप इसके कारण बर्बाद भी हो सकते हो। तो इसलिए जो भी एक्सपोर्टर है उस एक्सपोर्टर को क्या दी जानी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई हम अब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सीलेंस के टाउन जो है वो। और ऐसे भारत में कितने टाउन आइडेंटिफाई किए, 43 टाउन्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है कहते हैं, टाउन ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, TEE। तो सबसे पहले तो जिले के लेवल पर, दूसरा टाउन के लेवल पर, फिर तीसरा काम जो है वो किया जाता है दूसरे देश में। मैं आपको जिस देश में सामान बेचना है तो उस देश के अंदर आपकी है एम्बेसी। तो हर जिले में, हर देश के अंदर क्या होती है, एम्बेसी होती है, दूतावास होता है। हमारा दूतावास है, उसके तहत एक स्कीम चलाई जाती है जिसको बोलते हैं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। क्या नाम देते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, MAI। ये क्या योजना होती है, MAI? इसके अंदर जो दूसरे देशों में हमारे दूतावास स्थित है उनको दिया जाता है कुछ पैसा, उनको सरकार पैसे देती है। और किस बात के लिए पैसे देती है, इस बात के लिए देती है कि आप यहाँ के बाजार को स्टडी करो, मार्केट की स्टडी करो। क्या स्टडी करो मार्केट में, ये देखो कि उस बाजार के अंदर कौन कौन सी चीजों की डिमांड है, कौन कौन सी चीजों की वहां मांग है, और उस डिमांड को हम यहां से किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस बात की स्टडी करने का काम कौन करे, वहां का दूतावास जो है वो दूतावास ये काम करे। हर देश में आपका दूतावास है, तो हर देश के अंदर कुछ लोग, कुछ अधिकारी वहां बैठे हैं, तो उन अधिकारियों का क्या काम है, बैठे बैठे क्या करते हैं, तो कुछ खास काम है नहीं, काम नहीं है, तो उनको कहो तो एक तो काम करो, मार्केट में तो ढूंढो, मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो कि भाई वहां क्या है, वहां ऐसे अपने जो उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाओ, वन प्रोडक्ट। और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, और टाउन पर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, और एम्बेसी तुम्हें मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। और इसके अलावा जो एक ऐप भी लॉन्च की गई है जिसको बोलते हैं निर्यात बंधु ऐप। कौन सी ऐप है, निर्यात बंधु ऐप नाम की एक ऐप भी है, जिसके अंदर निर्यात से जुड़े हुए सारी चीजें जो है एक जगह पर रखी जाती है। लिखो तो कि एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है